हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इम्यूनाइजेशन के बारे में। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल क्या होता है, उसके वो किस बैक्टीरिया के या किस बीमारी के अगेंस्ट काम करती है, उसके बेनिफिट क्या हैं, सावधानियां क्या हैं, कैसे उसकी केयर करनी चाहिए, इन सब के बारे में डिटेल में आज हम पढ़ाई करेंगे। लास्ट तक आपको बने रहना है। लास्ट में हम देखेंगे कि ये सारी जो वैक्सीन होती है, इम्यूनाइजेशन होता है, इनको कैसे सावधानी पूर्वक स्टोर किया जाता है, किस तरीके से इनको मेंटेनेंस रखा जाता है, इन सब के बारे में डिटेल में जानकारी आज हम लेंगे। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। देखिए, सबसे पहले करेंगे इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट डिफरेंशिएट इन्फेक्शन के बारे में। क्या क्या डिफरेंट इन्फेक्शन होते हैं इम्यूनाइजेशन से। अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो टीकाकरण, जिसको हम इम्यूनाइजेशन कहते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति को विभिन्न संक्रामक रोगों इन्फेक्शियस डिजीज से सुरक्षा प्रदान की जाती है। यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यून सिस्टम को सक्रिय करता है ताकि वह विशेष रोगाणुओं, पैथोजन जैसे वायरस, बैक्टीरिया आदि के विरुद्ध लड़ सके। टीकाकरण का उद्देश्य व्यक्ति और समुदाय दोनों को संक्रमण से बचाना होता है। तो बेसिकली इम्यूनाइजेशन होता क्या है? इम्यूनाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी भी बीमारी को होने से पहले ही उसे प्रिवेंट कर लेते हैं, या फिर किसी भी बीमारी को होने से पहले उस इंसान को प्रोटेक्शन दे देते हैं। ये इम्यूनाइजेशन जो है एक तरीके से प्रोटेक्शन का काम करता है। और इम्यूनाइजेशन से जो है वो कम्युनिटी और समुदाय और हम लोग, ठीक है, कम्युनिटी मतलब आपके आसपास का एरिया, आप, आपके घर वाले, सभी लोग जो है वो सुरक्षित रहते हैं। किस तरीके से रहते हैं? अगर आप इम्यूनाइजेशन लोगे, आपको कोई भी बीमारी होगी तो आपको होगी नहीं, होगी भी तो वो जानलेवा नहीं होगी। और जब आपको कोई बीमारी नहीं होगी तो आपके आस पड़ोस में भी आपसे कोई बीमारी नहीं लगेगी। इसलिए अपने आस पड़ोस को बचाने के लिए, अपनी कम्युनिटी को बचाने के लिए, अपने समुदाय को बचाने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए आपको इम्यूनाइजेशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इससे आप बहुत लोगों की जो है वो प्रिवेंशन कर सकते हैं इम्यूनाइजेशन से। तो इसलिए जो है इम्यूनाइजेशन आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और आपको ताकत देता है बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने की। अगर हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन, जिसको टीकाकरण का सिद्धांत बोलते हैं, तो जब किसी व्यक्ति को टीका दिया जाता है तो उसमें मौजूद एंटीजन जो होता है शरीर में प्रवेश कर प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रेरित करता है। इसके परिणाम स्वरूप शरीर में एंटीबॉडी बनती हैं जो भविष्य में वास्तविक संक्रमण होने पर तुरंत प्रतिक्रिया करके रोगाणुओं को नष्ट कर देती हैं। इस प्रकार व्यक्ति रोग से बच जाता है। तो इसमें क्या करेंगे हम, जो टीकाकरण होता है उसका जो प्रिंसिपल है उसमें आपकी जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करने का काम किया जाता है। हम क्या करते हैं, आपको इम्यूनाइजेशन के दौरान एंटीजन आपकी बॉडी में प्रोड्यूस करते हैं और वो एंटीजन जो है वो एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। और एंटीबॉडी जो होती हैं, अगर भविष्य में आपको किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन लगता है तो उससे फाइट करने में जो है एंटीबॉडी का यूज़ होता है। इस तरीके से जो प्रिंसिपल है इम्यूनाइजेशन का, वो एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों मिलकर किसी भी भविष्य में, मतलब किसी भी फ्यूचर में होने वाले इन्फेक्शन से प्रिवेंशन का काम करते हैं। इसके बाद देखिए, बात करेंगे अगेंस्ट इन्फेक्शन, मतलब कौन सा इन्फेक्शन है, कौन सी बीमारी के अगेंस्ट वो काम करता है, किस तरीके से उसका वैक्सीनेशन होता है। ऐसा कौन सा वैक्सीन है जो बीमारी से लड़ने का हेल्प करती है, कौन सी बीमारी से लड़ने के लिए कौन सी वैक्सीन हेल्प करती है। तो सबसे पहले देखिए बीसीजी जो होता है, जो क्षय रोग होता है आपका, ट्यूबरकुलोसिस जिसको बोलते हैं, टीबी जिसे बोलते हैं, उससे बचाव का कार्य करता है। इसके बाद ओपीवी और आईपीवी जो पोलियो से बचाव का काम करेगा। हेपेटाइटिस बी जो आपके लीवर से संबंधित जितने भी आपके संक्रमण होंगे, इन्फेक्शन होंगे, उनसे बचाने में हेल्प करेगा। इसके बाद पेंटावैलेंट वैक्सीन, इसमें आपकी पूरी 5 वैक्सीन होती हैं। डीपीटी, हेपेटाइटिस, हिप और आपका हेपेटाइटिस बी, इन सबसे सुरक्षा मिलती है पेंटा से। इसके बाद मीजल्स जो रूबेला एमएमआर या एमआर जिसे कहते हैं, वो खसरा से और रूबेला से बचाव करता है। रोटा वायरस जो कि आपके डायरिया से बचाव करेगा, डायरिया से इसके बाद देखिए, रोटा वायरस आपके डायरिया से बचाव करेगा। और जो आपका पीओबी होगा, निमोकोकल वैक्सीन, वो आपका निमोनिया से बचाव करेगी। जापानी एन्सेफेलाइटिस वैक्सीन आपका जो जापानीज जो फीवर होता है, ठीक है, उससे बचाव करेगा।
और टीटी वैक्सीन जो है आपका ट्यूबरकुलोसिस टिटनेस से बचाव करता है। ये कुछ खास वैक्सीन है जो लड़ती हैं इस टाइप की बीमारी से। उनको हम वैक्सीन के ज़रिए बीमारियों से प्रिवेंशन करने का या फिर उसको अर्ली प्रोटेक्शन का काम करती हैं। मतलब किसी भी बीमारी को होने से पहले ही हम व्यक्ति के बॉडी के अंदर वैक्सीन के थ्रू ये सारी एंटीजन जो है वो डाल देते हैं, और ये एंटीजन जब बॉडी के अंदर चले जाते हैं तो एंटीबॉडी का निर्माण कर देते हैं। और जब एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं तो इस टाइप का कोई भी इन्फेक्शन अगर पेशेंट को लगता है तो उनसे फाइट करने में, उनसे लड़ने में, उनसे प्रिवेंशन होने में पेशेंट को हेल्प मिल जाती है। इस तरीके से आपका किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन के अगेंस्ट ये वैक्सीन जो है वो काम करती हैं। इसके बाद देखिए बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ इम्यूनाइजेशन के बारे में। इम्पोर्टेंसी क्या होती है, क्यों इम्पोर्टेंट है इम्यूनाइजेशन? तो बच्चे की मृत्यु दर को कम करने के लिए, मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए, महामारी एपिडेमिक को रोकने में मदद करती है। इसके बाद सामूहिक प्रक्रिया हर्ड इम्यूनिटी प्रदान करती है जिससे पूरे समुदाय की सुरक्षा होती है। भविष्य में स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च को कम करती है। स्वास्थ्य राष्ट्र के निर्माण में योगदान देती है। ये सारी चीज़ें जो है इम्यूनिटी उस इम्पोर्टेंस होती है। ये सारी चीज़ें इम्यूनिटी की वजह से क्रिएट होती हैं। अब देखिए बात करेंगे इंजेक्शन सेफ्टी की। इंजेक्शन सेफ्टी क्या होती है? तो टीकाकरण करते समय इंजेक्शन सेफ्टी बहुत आवश्यक है क्योंकि यह स्वास्थ्यकर्मी और लाभार्थी दोनों को संक्रमण, चोट और दुष्प्रभावों से बचाती है। नीचे दिए गए बिंदुओं में इंजेक्शन सुरक्षा की पूरी प्रक्रिया बताई गई है। अभी हम बात करेंगे इंजेक्शन की सुरक्षा कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं। तो बेसिकली इंजेक्शन सेफ्टी जो होती है वो इंजेक्शन सेफ्टी मतलब इंजेक्शन को कैसे लगाना है, कैसे उसको होल्ड करना है, कैसे उसकी साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, किस तरीके से उसको कौन से टाइप से उसको लगाना है, इन सब का जो ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें इंजेक्शन सेफ्टी के अंदर आती हैं। बात करते हैं इंजेक्शन सेफ्टी में कौन कौन से बिंदु हैं उनके बारे में। इसके बाद देखिए बात करेंगे, सबसे पहले जो होता है वो होता है हाथ की स्वच्छता, हैंड हाइजीन। इंजेक्शन देने से पहले और बाद में साबुन और पानी से हाथ धोना है। अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र का उपयोग भी कर सकते हैं आप हाथ धोने के लिए या हाथों के इन्फेक्शन के लिए। इसके बाद हाथों में दस्ताने पहनना चाहिए, विशेषकर जब रक्त या शारीरिक तरल से, जो शरीर से निकलने वाला तरल पदार्थ हो, उससे संपर्क की संभावना हो, उस समय पे आपको ग्लव को वियर करना है। सबसे पहले तो यही सावधानी होती है कि भाई अच्छे से हाथ धो लें, हाथों को सैनिटाइज़ कर लें, ग्लव्स वगैरह पहन लें। और स्पेशली जब पेशेंट के बॉडी से ब्लड निकल रहा है कहीं से, या फिर कहीं से यूरिन या कोई भी बॉडी के आसपास फ्लूइड जो है वो एक्सक्रीट हो रहा है, तो आप जो है वो ग्लव्स आपको उस समय पे पहनना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी होता है। इसके बाद देखिए जो सेकेंडरी है वो है स्वच्छता और निर्जीव उपकरणों का उपयोग, जिसको हम बोलेंगे यूज ऑफ स्टेराइल इक्विपमेंट्स। तो हर व्यक्ति को नई सील की हुई सिरिंज और सुई का ही उपयोग करना चाहिए। उपयोग से पहले सिरिंज की पैकिंग और एक्सपायरी डेट को अवश्य जांचना है। एक सिरिंज सुई कभी भी 2 व्यक्तियों के लिए दोबारा उपयोग नहीं करना है। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि आपको कभी भी सिरिंज और निडल का रीयूज़ नहीं करना है। आपको सिंगल हैंडेड सिरिंज लेना है। आपको एक बार पेशेंट पे अप्लाई करना है और एक बार पेशेंट पे अप्लाई करने के बाद उसको तुरंत ही डिस्कार्ड करना है अकॉर्डिंगली का मतलब होता है कि आपको निडल को हब कटर से करना है, सिरिंज को आपको रेड बिन में डालना है, और अगर उस पर कोई इन्फेक्शन लगा है तो पहले आप उसको ब्लीच में डाल के जो है वो डिसइंफेक्टेंट कर लें, और उसके बाद आप रेड बिन में उसको थ्रो डाउन कर दें। मतलब आपको सिरिंज हो या निडल हो, इनमें से कोई भी चीज़ आपको रीयूज़ नहीं करनी है, सिंगल यूज़ करनी है और सिंगल ही उसको डिस्कार्डेड करना है। इस तरीके से आपको सिरिंज का यूज़ करना है। और कभी भी आपको जो सिरिंज है वो 2 व्यक्तियों को एक सिरिंज यूज़ नहीं करना है, एक व्यक्ति को एक ही सिरिंज यूज़ करना है। मतलब आप एक सिरिंज से बहुत सारे इंजेक्शन नहीं लगा सकते हैं, एक सिरिंज से एक ही व्यक्ति को इंजेक्शन लगेंगे। और अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति को इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको नई सिरिंज लेना चाहिए। सेम सिरिंज से 2 लोगों के ऊपर अप्लाई नहीं करना है। ये मेन रूल आपको याद रखने हैं। इसके बाद देखिए बात करेंगे टीके की सही तैयारी के बारे में। प्रॉपर प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन क्या होती है? तो सबसे पहले टीका लगाने से पहले कोल्ड चेन की स्थिति जांचें ताकि टीका उचित तापमान पर जो है वो सुरक्षित हो। मतलब आपको चेक करना है कि कोल्ड चेन में जो टीका आ रहा है वो उसका टेम्परेचर मेंटेनेंस है या
नहीं है, उसका टेम्परेचर मेंटेनेंस है, वैक्सीन ख़राब तो नहीं हुई है, वैक्सीन का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहा है या नहीं रहा है, जो कि 2 से लेके 8 डिग्री सेल्सियस तक सुरक्षित माना जाता है। तो उतने मेंटेनेंस पे वो था या नहीं था, ये आपको इंश्योर करना है। इसके बाद मल्टी डोज वायल जो होती है उसको खोलने के लिए साफ़ सूती कपड़े से पोंछना है। आपको किसी भी सिंथेटिक कपड़े से या किसी गंदे कपड़े से उसको क्लीन नहीं करना। आप जब भी मल्टी डोज वायल खोल रहे हैं तो हमेशा क्लीन कपड़े का ही यूज़ करें। इसके बाद उपयोग के बाद जो वायल होती है उसको ठीक से बंद करें और निर्धारित समय में ही उपयोग करें। मतलब आपने अगर एक वायल खोली है और उसकी जो एज है वो 4 घंटे या 8 घंटे है, तो 4 घंटे के अंदर या 8 घंटे के अंदर अंदर उसको यूज़ कर लें। उसके बाद अगर उसका टाइम होता है तो उसको यूज़ ना करें, उसको डिस्कार्ड कर दें, उसको जो है डिस्कार्ड करके गो थ्रो कर दें कहीं पे भी। लेकिन उसको आपको रीयूज़ या यूज़ नहीं करना, उसको पैक करके आपको नहीं रखना है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। जब भी आपने वायल खोली है तो उस पर उसी समय डेट और टाइम मेंशन कर दें, जिससे कि आपको पता रहे कि आपने कितने बजे और कौन सी डेट में ये वायल खोली थी, तो ये अभी तक वैलिड है या नहीं है। तो ये भी आपको करना है, जब भी आप वायल खोलें उसमें आप डेट और टाइम जो है वो आपको मेंशन करना है। इसके बाद देखिए इंजेक्शन, करेक्ट इंजेक्शन टेक्निक क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे। इंजेक्शन की सही तकनीक, तो इंजेक्शन लगाने से पहले इंजेक्शन साइट को 70% अल्कोहल स्वैब से साफ़ करें और उसको सूखने दें। तो इसमें आपको देखिए क्या करना है, जब आप अल्कोहल से या डिटॉल से या किसी भी स्प्रिट से एरिया को साफ़ करते हो जहाँ पे आपको इंजेक्शन लगाना है, तो पहले हम साफ़ करने के बाद तुरंत ही इंजेक्शन अप्लाई कर देते थे, लेकिन अभी आपको ऐसा नहीं करना है। नई गाइडलाइन के अनुसार आपको पहले अल्कोहल अप्लाई करके उस एरिया को सूखने देना है, एयर ड्राई करना है। मतलब एयर में उसको सूखने दें, कोई भी चीज़ उस पर अप्लाई ना करें, अदरवाइज़ उस पर दोबारा से इन्फेक्शन लग जाएगा। और अगर आपने ड्राई नहीं किया, गीले में ही अगर आपने इंजेक्शन जो है वो इंसर्ट कर दिया, तो उससे जो अल्कोहल आपने वो लगाया है वो भी आपके मेडिसिन के साथ, निडल के साथ टच होके आपके स्किन के अंदर जा सकता है, जिससे कि अंदर जाकर किसी भी प्रकार की रिएक्शन होने की संभावना हो सकती है। इसलिए आप हमेशा अल्कोहल को हैंड पे अप्लाई करके उसको एयर ड्राई होने दें और उसके बाद ही वहाँ पे कोई भी वैक्सीनेशन स्टार्ट करें। सेकंड है आपका इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस या इंट्राडर्मल जैसे इंजेक्शन आप लगा रहे हो, जिस रूट से टीका देना है उसी तकनीक का पालन करें। ऐसा नहीं है कि आईएम इंजेक्शन लगाना था, इंट्रामस्कुलर लगाना था, लेकिन आपने ले आओ निकल के आईएम इंजेक्शन लगाना था लेकिन आपने उसको सबक्यूटेनियस लगा दिया, या फिर सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगाना था लेकिन आपने उसको आईवी लगा दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो रूट से जो इंजेक्शन दिया जाता है उसको उसी रूट से देना चाहिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद सही स्थान का चयन करें। बच्चे के लिए जांघ का ऊपरी भाग लें और जो आपका एंटीरियर लैटरल साइड थाई होता है वो आप लेंगे, और बड़े बच्चों और वयस्कों के लिए आपको डेल्टोइड मसल्स का जो है वो चयन करना है। तो मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चों में हम कौन सी मसल में लगाते हैं, एडल्ट में कौन सी मसल में लगाते हैं, और ओल्ड एज में हम कौन सी मसल में लगाते हैं या कहाँ लगा सकते हैं। तो आपको सही जगह का, सही साइड का भी चयन करना है। तो देखेंगे हम बच्चों में जो है हम एंटीरियर लैटरल साइड जो है वो डिसाइड करते हैं, और जो एडल्ट होते हैं उसमें डेल्टोइड साइड जो होती है उसको डिसाइड करते हैं कोई भी इंजेक्शन लगाने के लिए, जिससे कि हमारा इजीली साइड जो है वो फेवरेबल हो पाए। इसके बाद देखिए हम बात करेंगे सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट की, अपशिष्ट निपटान। तो उपयोग की गई सुई और सिरिंज को तुरंत सेफ्टी बॉक्स मतलब में डालें, मतलब सेफ्टी बॉक्स मतलब हफ कटर में या पंचर प्रूफ में डालें, और दोबारा कैप ना लगाएं। दोबारा कैपिंग अगर आप करते हो निडल की, तो निडल आपके हाथ में प्रिक होने के चांसेस होते हैं, और क्योंकि वो यूज़ की हुई निडल होती है तो आपको भी वो बीमारी लग सकती है जो सामने वाले को होगी जिसको आपने इंजेक्शन लगाया है। तो अगर आपने किसी भी पेशेंट को निडल जो है वो यूज़ की है, तो आप दोबारा से वही निडल को रीकैप नहीं करेंगे, मतलब उसको दोबारा से कैपिंग नहीं करेंगे, दोबारा से उसका कैप नहीं लगाएंगे। अगर आपने उसको दोबारा कैप लगाने की ट्राई किया तो वो कैप लगाने की वजह से वो जो निडल है वो आपको भी प्रिक हो सकती है, आपको भी लग सकती है जब आप कैप लगाएंगे तब। तो आपको उसको रीकैपिंग नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद सेफ्टी बॉक्स भर जाने पर उसे निर्धारित स्थान पर नष्ट करें, इंसिरेशन करें, जलाएं या निडल डिस्ट्रॉय करें, यह आपको करना है। इसके बाद जैविक अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं
बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स के अनुसार अलग अलग रंग के कंटेनरों में आपको वेस्ट मटेरियल डालना है। अलग अलग रंग के कंटेनर मतलब जिसमें नीला डालना चाहिए उसमें नीला डालना है, जिसमें पीला डालना चाहिए उसमें पीला। काले के लिए कचरा यूज़ कर सकते हैं आप, जो सिरिंज के रैपर वगैरह होते हैं उनको आप काले में डाल सकते हैं, और जो निडल होती है उसको आप पंचर प्रूफ में या वाइट कलर में या हाफ कटर में डालना है। इस तरीके से आपको इसका निस्तारण करना है। इसके बाद देखिए आपका 6 पॉइंट है हेल्थ वर्कर सेफ्टी। तो निडल स्टिक इंजरी NSI जिसे हम बोलते हैं, इससे बचने के लिए सुई कभी भी झटके या मोड़े नहीं तो आपको निडल स्टिक इंजरी होने के चांसेस हो सकते हैं। यदि NSI हो मतलब निडल स्टिक इंजरी हो तो तुरंत हाथ धोना है, आपको रनिंग वाटर में रिपोर्ट करना है अपने सीनियर को, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस शुरू करना है। मतलब आपको पूरे इक्विपमेंट पहनने हैं, आपका जो मास्क होता है, आपके ग्लव्स होते हैं, गाउन होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पहननी है, इन्हें हम PEP कहते हैं। टीकाकरण के दौरान दस्ताने और एप्रन पहनना है, ठीक है। और आपका जो लाइन मैनेजर है उसको आपको तुरंत ही रिपोर्ट करना है अगर आपको किसी भी पेशेंट की लगी हुई सुई आपको प्रिक हो जाती है, जिसको हम निडल स्टिक इंजरी कहते हैं। ऐसा होने पे आपको अपने सीनियर को इन्फॉर्म करना है। इसके बाद देखिए 7th है आपका बच्चे और माता पिता की सुरक्षा, बेनिफिशियरी सेफ्टी। तो बच्चों को आरामदायक स्थिति में रखना है, उसके बाद ही आपको जो है वैक्सीनेशन करना है। अदरवाइज़ अगर आपकी स्थिति अच्छी नहीं हुई तो वो उनके हिलने की वजह से या रोने की वजह से जो निडल है वो गलत जगह पे प्रिक हो सकती है, या गलत जगह पे इंजेक्शन लग सकता है, या गलत जगह पे आपकी मेडिसिन जा सकती है, तो उससे उसको नुकसान हो सकता है। इंजेक्शन के बाद 10-15 मिनट तक बच्चे को ऑब्जर्वेशन करें ताकि किसी एलर्जिक रिएक्शन या शॉक की स्थिति में तुरंत इलाज किया जा सके। तो अगर आपने कोई भी वैक्सीन बच्चों को लगाया है तो 10 से 15 मिनट तक आपको उसको ऑब्जर्व करना है, देखना है कि उसको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, उसको कोई एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, जिससे कि आप उसका तुरंत ही निस्तारण कर सकें। इसके बाद टीकाकरण के बाद माता पिता को बताएं कि हल्का बुखार या सूजन सामान्य है, परंतु गंभीर लक्षण होने पर स्वास्थ्य केंद्र जाने की सलाह आपको देनी है। अगर फीवर हल्का है, थोड़ा बहुत बच्चे को फीवर आ रहा है, तो आपको बोलना है कि नॉर्मल है, ये जो मेडिसिन हमने इनके अंदर डाली है, जो एंटीजन हमने डाला है उसका रिएक्शन है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कुछ ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो उस टाइम पे आपको बच्चे को हायर सेंटर पे या डॉक्टर के पास कंसल्ट करने के लिए लेकर जाना है। ऐसी एडवाइस आपको माता पिता को करनी है। इसके बाद देखिए लास्ट पॉइंट होता है रिकॉर्ड और रिपोर्टिंग का। तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और रिपोर्टिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना है और रिकॉर्ड करना है। प्रत्येक टीकाकरण का सही रिकॉर्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। किसी प्रतिकूल प्रभाव मतलब AEFI एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन की सूचना तुरंत ही आपको सीनियर लोगों को देना है। मतलब अगर किसी भी वैक्सीन से कोई भी प्रकार का अगर वहाँ पे रिएक्शन हो रहा है तो उसकी सूचना भी आपको अपने हेड ऑफिस में या अपने हेड जो लाइन मैनेजर है उनको देना है। इसके बाद देखिए बात करेंगे आप इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में। तो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जब आप देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि जब प्रेग्नेंट होती है महिला पहली बार तो उसमें TT फर्स्ट दिया जाता है, और उसके ठीक 1 महीने बाद TT2 सेकेंड डोज हम देते हैं अपर आर्म में, और बूस्टर डोज देते हैं हम अगर कोई भी महिला 2 साल या 3 साल में दोबारा से प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसे हम TT की एक ही डोज देते हैं। इसके बाद आप BCG देंगे, हेपेटाइटिस B देंगे और पोलियो की वैक्सीन देंगे बच्चे को जन्म के टाइम पे। उसके बाद उसके सेकेंड डोज देंगे। इसके बाद देखिए 1.5 महीने पे हम देंगे OPV फर्स्ट, पेंटा फर्स्ट, रोटा वायरस फर्स्ट एंड PCV फर्स्ट एंड IPV फर्स्ट। हम ये 5 वैक्सीन उसको 1.5 महीने पे देते हैं। इसके बाद 2.5 महीने पे हम देंगे उसको OPV सेकेंड, पेंटा सेकेंड, रोटा सेकेंड, ये हम उसको देंगे बच्चे को। और 3.5 महीने पे हम उसको देंगे OPV 3, पेंटा थर्ड, रोटा थर्ड और PCV थर्ड और IPV सेकेंड। ये डोज हम उसे 3.5 महीने पर देंगे। इसके बाद हम 9 महीने पे देंगे MR फर्स्ट, JE का वैक्सीन देंगे, विटामिन A1, PCV बूस्टर और IPV थर्ड वैक्सीन हम उसको 9 माह के टाइम, जब 9 महीने का हो जाएगा बच्चा तो ये वैक्सीन हम उसको प्रोवाइड कराएंगे। इसके बाद 16 से लेकर 24 माह में हम देंगे उसको DPT, विटामिन A की खुराक देंगे, MR2 देंगे, JE वैक्सीन देंगे जो अब नहीं लगाया जाता है, OPV बूस्टर देंगे, ये हम देंगे 16 से 24 माह में। इसके बाद हम उसे देंगे 5 से 6 साल में DPT बूस्टर सेकेंड का टीका हम उसको देंगे, एंड 10 साल में हम उसको
टीडी का इंजेक्शन देंगे 10 साल का जब बच्चा हो जाएगा, और 16 साल में हम उसको टीडी का बूस्टर डोज देंगे। इस तरीके से हम उनको वैक्सीन जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। विटामिन ए जो होती है उसकी हम टोटल 9 खुराक बच्चों को देते हैं, जो कि 9 महीने से स्टार्ट होता है। 9 महीने से स्टार्ट होके हम उसको ये सारी खुराक देते हैं। अगर हम शॉर्ट में बात करें तो बीसीजी जो है वो आपका जन्म के समय दिया जाता है, हेपेटाइटिस बी जन्म के समय दिया जाता है, और ओपीवी भी आपको जन्म के टाइम पर ही दिया जाता है। अगर हम 1.5 माह की बात करें तो 1.5 माह पे ओपीवी देंगे, आईपी देंगे, पेंटा हम वैक्सीन देंगे, पीसीवी देंगे, और रोटा का हम उसको 2 ड्रॉप्स देंगे जो ओरल तरीके से दी जाती है। इसके बाद अगर हम 2.5 महीने पे बात करें तो उसको हम ओपीवी देंगे, ओपीवी सेकेंड देंगे, एंड पेंटा सेकेंड देंगे, एंड रोटा सेकेंड की डोज हम उसको 2.5 महीने पर देंगे। यहीं हम 3.5 महीने की बात करें तो हम उसको ओपीवी देंगे, आईपीवी देंगे, पेंटा देंगे, और पीसीबी और रोटा वायरस का वैक्सीन जो है हम उसे 3.5 महीने पे देंगे। 9 महीने पे हम उसको देंगे पीसीबी, एमआर, जेई का वैक्सीन हम उसको 9 माह पे देंगे, और 1.5 साल का जब हमारा बच्चा हो जाएगा तो हम ओपीवी, एमआर, जेई का वैक्सीन और डीपीटी की डोज उसको देंगे। हम कितने महीने पे? 1.5 साल पे उसको ये सारी डोज हम उसको प्रोवाइड कराएंगे। 1.5 साल के बाद 5 से 6 साल में हम उसे डीपीटी का बूस्टर टीका लगाएंगे, और 10 साल में हम उसको टीडी का टीका लगाएंगे, और इसके बाद हम 16 साल में उसको टीडी का बूस्टर डोज देंगे। विटामिन ए की टोटल 9 खुराक दी जाती हैं, और 9 मंथ से ये स्टार्ट होता है। टोटल 2 लाख यूनिट जो है हम विटामिन ए की खुराक बच्चे को देते हैं। इस तरीके से इसका टीकाकरण करना है। इसकी आपके साइट में साइट भी लिखी हुई है, कौन सी साइट पे देना है, कितना ml देना है, कौन से रूट से देना है, ये सब इसमें मेंशन किया हुआ है। आपको अच्छे से ही इसके बारे में पढ़ाई करनी है, ये याद करना है, इसकी साइट को अच्छे से आपको ऑब्जर्व करना है। इसके बाद देखिए बात करेंगे मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की। मेथड कौन कौन से होते हैं वैक्सीन देने के, तरीके कौन कौन से होते हैं वैक्सीन को देने के। तो सबसे पहले तरीका, आप अगर इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो टीकाकरण। इम्यूनाइजेशन के दौरान अलग अलग टीकों को शरीर में देने के लिए विभिन्न विधियाँ, रूट्स अपनाई जाती हैं। हर टीके की अपनी विशेष मार्ग, रूट होता है जिससे वह सबसे प्रभावी रूप से कार्य करता है। नीचे प्रमुख टीका देने की विधियाँ दी हुई हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे एक एक करके विधियाँ कि हम टीके किस तरीके से देते हैं, किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं, और कौन कौन से रास्ते होते हैं टीकों को देने के या टीके लगाने के। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग या वैक्सीन, कौन कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू हम पेशेंट के अंदर या बच्चे के अंदर या एडल्ट के अंदर मेडिसिन को प्रोड्यूस करा सकते हैं, उनके तरीक़ों के बारे में। तो देखिए सबसे पहले है आपका इंट्रामस्कुलर, जिसको हम आईएम बोलते हैं, अंतः स्नायविक विधि। ठीक है, इसमें क्या होगा, दवा या टीका मांसपेशियों में दिया जाता है, मांसपेशियों के भीतर लगाया जाता है। इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य होता है, जब दवा या टीका जल्दी अवशोषित होना हो, एब्जॉर्बेशन उसका जल्दी होना हो, तो हम इस टीके का यूज़ करते हैं। इसका जो साइट होती है वो नवजात में एंटीरियो लैटरल थाई या वेस्टस लैटरलिस मसल्स जो साइट होती है, ये इसकी मेन साइट होती है। यहाँ पर हम आईएम का टीका आराम से दे सकते हैं। मतलब जो होगा एंटीरियो लैटरल थाई और वेस्टस लैटरलिस थाई जो होती है, मसल्स जो होती है, ये इसकी मेन साइट होती हैं। बड़े बच्चे में और वयस्क में जो है डेल्टोइड मसल्स में हम आईएम टीका लगाते हैं। आईएम मतलब इंट्रामस्कुलर टीका हम डेल्टोइड मसल में लगाते हैं। इसके बाद अगर हम इसके उदाहरण देखें, अगर इसके उदाहरण की बात करें तो डीपीटी, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, पेंटावैलेंट वैक्सीन और टिटनेस, ये 4 टीके ऐसे हैं जो हम इंट्रामस्कुलर के लिए यूज़ करते हैं। मतलब इंट्रामस्कुलर तरीके से ये टीके जो हैं वो दिए जाते हैं। इसकी सावधानियां बात करें अगर प्रिवेंशन की, तो सुई हमें सीधे 90 डिग्री एंगल से लगाना होता है, मांसपेशियों के बीच में हमें ये टीका देना होता है। मतलब जब हम इसको दे रहे हैं तो हम बिल्कुल सीधा इंजेक्शन को, निडल को बिल्कुल सीधा 90 डिग्री एंगल पे अंदर इंसर्ट करेंगे और आईएम इंजेक्शन को लगाएंगे, मतलब इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन को लगाएंगे। इसके बाद देखिए सेकेंड होता है आपका इंट्राडर्मल रूट, जिसको आईडी रूट बोलते हैं हम। अंतः त्वचीय विधि, मतलब ये त्वचा के अंदर दिया जाता है, स्किन के अंदर दिया जाता है। इसका मतलब है टीका त्वचा की ऊपरी परत स्किन लेयर में दिया जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी में 3 लेयर होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और मसल्स। तो आपको पता है जो एपिडर्मिस लेयर होती है सबसे ऊपर वाली, उसमें ये टीका इंसर्ट किया जाता है। इसका जो स्थान होता है वो बाईं भुजा पे लेफ्ट अपर आर्म की तरफ होता है। मतलब ये उल्टे हाथ पे लेफ्ट अपर आर्म पे ऊपर वाली भुजा पे दिया जाता है। इसका जो उदाहरण है बीसीजी, बीसीजी का जो टीका होता है वो टीवी के लिए होता है,
ट्यूबरकुलोसिस के लिए, और ये हमारा लेफ़्ट अपर आर्म पर दिया जाता है। सावधानियों की बात करें तो सुई लगभग 15 डिग्री के एंगल पे होना चाहिए। हम इंट्रामस्कुलर जो लगा रहे थे उसमें 90 डिग्री एंगल का हमारा निडल जो है वो रूट बना रही थी, लेकिन इसमें आपको 15 डिग्री एंगल पे इसका रूट बनाना है। इंजेक्शन देने पर हल्की सूजन आ सकती है, ठीक है। व्हील बन सकता है, जो सही तकनीक का संकेत है। मतलब अगर सूजन आ रही है, व्हील बन रहा है, गोल चक्रा सा बन रहा है, तो वो एक अच्छा साइन है कि टीका आपका बिल्कुल सही लगा है। इससे आपको घबराना नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे मौखिक विधि। मौखिक विधि मतलब ओरल रूट। तो एक टीका हमारे ऐसा भी होते हैं, 2 टीके जो ओरल रूट से दिए जाते हैं, जैसे कि आपका ओपीवी हुआ, पोलियो वैक्सीन, और आपका रोटा वायरस। तो पोलियो वैक्सीन की 5 ड्रॉप दी जाती हैं, 2 ड्रॉप दी जाती हैं, और रोटा वायरस की 5 ड्रॉप दी जाती हैं, ठीक है। तो टीका मुंह के द्वारा दिया जाता है। यह टीका पाचन तंत्र द्वारा अवशोषित होकर शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। इसका जो उदाहरण है वो ओरल पोलियो वैक्सीन और रोटा वायरस होता है। मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन जो होती है उसकी 2 ड्रॉप हम देते हैं, और रोटा वायरस की 5 ड्रॉप हम बच्चे के मुंह में डालते हैं। और हम विटामिन ए का भी जो वैक्सीन है वो भी मौखिक के द्वारा देते हैं, ठीक है। विटामिन ए का जो आपका सिरप है वो भी हम ओरल ही देते हैं। इसकी सावधानियां: टीका देने के 30 मिनट पहले या बाद में बच्चे को दूध या कुछ भी नहीं खिलाना है। ये इसकी सावधानियों में याद रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे, इसके बाद देखिए नासकीय विधि, इंट्रानेजल रूट। टीका नाक के माध्यम से भी दिया जाता है। जैसे कोविड-19 का कुछ टीके हैं जो भारत में जो है वो इनकोवैक नेज़ल वैक्सीन के नाम से आए हैं, और इन्हें हम नाक में डाल के देते हैं, ठीक है। सावधानियां क्या है? नाक में बूंदें धीरे धीरे डालना है, ताकि सांस के साथ जो बूंदें हैं वो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में की बजाय आपके जो है वो इसोफेगस में ना चला जाए। तो आपको क्या करना है? साइड से डालना है, स्लोली डालना है, जिससे कि सांस की नली में ये दवाई ना चली जाए, ठीक है। तो ये कोविड-19 का टीका इंट्रानेजल रूट तरीके से देते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, देखिए सबक्यूटेनियस रूट त्वचा के नीचे की विधि। तो टीका त्वचा और मांसपेशियों के बीच की परत पे दिया जाता है। जैसे एपिडर्मिस लेयर हो गया और डर्मिस लेयर हो गया। तो डर्मिस लेयर के और मसल्स के बीच में हम ये टीका देते हैं। ऊपरी भुजा का सही भाग, अपर आर्म जो है इसका राइट साइड होती है। मीजल्स, एमएमआर और आपका जो जेई और येलो फीवर का जो वैक्सीन होता है वो हम सबक्यूटेनियस तरीके से देते हैं। सावधानियां इसमें देखिए, इसकी जो निडल होती है वो 45 डिग्री एंगल पर होती है। इंट्रामस्कुलर जो दे रहे थे हम 90 डिग्री एंगल पर दे रहे थे। इसके बाद इंट्राडर्मल जो दे रहे थे वो हम 15 डिग्री एंगल पर दे रहे े। और सबक्यूटेनियस जो टीका होगा उसे हम 45 डिग्री के एंगल पर देंगे। इंजेक्शन धीरे धीरे लगाना है, ताकि आराम से मेडिसिन जो है अंदर वो जा सके, और आपका जो पेशेंट है उसको पेन भी कम हो सके। इसलिए आपको स्लोली ये मेडिसिन अंदर इंसर्ट करनी होती है, 45 डिग्री के एंगल पर करनी होती है। इसके बाद हम बात करेंगे अंतःशिरा विधि द्वारा। अंतःशिरा विधि को इंट्रावीनस रूट कहते हैं। यह विधि सामान्य टीकाकरण में प्रयोग नहीं की जाती है, क्योंकि यह सीधे रक्त में टीका देते हैं। केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में ऐसा उपयोग कर सकते हैं। मतलब जो सीधे रक्त में टीके दिए जाते हैं, जो वेन में, नर्व में, आर्टरीज में टीके दिए जाते हैं, वो आपका इंट्रावीनस रूट होता है। लेकिन हमारे यहाँ कोई भी टीका इंट्रावीनस रूट से नहीं दिया जाता है। अगर कोई विशेष परिस्थिति ऐसी है जिसमें देना पड़े तो हम उसमें दे सकते हैं, लेकिन बेसिकली नॉर्मलाइजेशन में कोई भी टीका हम आईवी तरीके से नहीं देते हैं। इसके बाद देखिए हम बात करेंगे स्टरलाइजेशन ऑफ सिरिंज एंड निडल्स। मतलब आपको कैसे स्टरलाइल करना है, कैसे इनका रख रखाव रखना है, निडल का और सिरिंज का, क्योंकि बिना निडल और सिरिंज की हेल्प से तो आप कोई भी टीका या कोई भी वैक्सीन या कोई भी मेडिसिन पेशेंट को नहीं लगा सकते हैं। तो टीकाकरण या किसी भी इंजेक्शन प्रक्रिया में सिरिंज और सुई की नसबंदी मतलब स्टरलाइजेशन बहुत आवश्यक है, ताकि संक्रमण इन्फेक्शन से रोगी और स्वास्थ्यकर्मी दोनों की सुरक्षा बनी रहे। निजी सिरिंज की नसबंदी के तरीके, सावधानियां और आधुनिक प्रथाएं विस्तार से दी गई हैं। तो वो कौन कौन सी प्रथाएं हैं जिसमें हम टीकाकरण के समय पे अपने सिरिंज और निडल को साफ रख सकते हैं, उनकी सुरक्षा कर सकते हैं, उनको स्टराइल रख सकते हैं, उसकी विधि के बारे में जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले पर्पज ऑफ स्टरलाइजेशन क्या होता है ये जान लेते हैं। तो रोगाणु, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को पूरी तरह से नष्ट करने को हम स्टरलाइजेशन कहते हैं। मतलब किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन अगर वहाँ पे ग्रो हो रहा है या आपके सिरिंज पे या निडल पे है, तो उसको क्लीन करना, उसको किल करना, इसको ही हम स्टरलाइजेशन कहते हैं। इंजेक्शन के दौरान संक्रमण, सेप्सिस या HIV, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों को प्रसार को रोकने में ये हेल्प करती हैं। किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन को पेशेंट को देने से ये सारी चीज़ें हमें हेल्प करती हैं, उसको रोकने से। इंजेक्शन
सुरक्षा, इंजेक्शन सेफ्टी सुनिश्चित करना इसका मेन पर्पज़ होता है कि भाई इंजेक्शन सेफ्टी जो है वो इसकी सिक्योर हो सके, प्रिवेंट हो सके, ये इसका मेन रीज़न होता है। इसके बाद देखिए टाइप ऑफ सिरिंजेस क्या होती हैं। डिस्पोजेबल सिरिंज, आजकल सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली सिरिंज होती है डिस्पोजेबल, मतलब यूज़ करो और फेंक दो। इसे एक बार उपयोग के बाद फेंक देना चाहिए। नसबंदी की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि ये दोबारा यूज होती ही नहीं है, मतलब इसको स्टरलाइजेशन की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि ये सिरिंज कभी भी दोबारा यूज़ नहीं होती है। वन सिरिंज वन पर्सन वन टाइम सिद्धांत लागू होता है। इसका जो प्रिंसिपल है वो एक सिरिंज एक ही टाइम यूज़ करना है, एक ही पेशेंट को यूज़ करना है और किसी दूसरे पेशेंट को यूज़ नहीं करना, यही इसका सिद्धांत होता है। इसके बाद देखिए रीयूजेबल ग्लास सिरिंज जो होती हैं, पहले के समय में उपयोग होती थी, आज के समय में तो उपयोग नहीं होती हैं रीयूज़ वाली सिरिंजेस, बट हर बार उपयोग के बाद उसका स्टरलाइजेशन करना आवश्यक होता है। हर बार जितनी बार आप उसे प्रयोग करेंगे उतनी बार ही उसको स्टराइल करेंगे, उसके इन्फेक्शन को किल करेंगे, तब उसको दोबारा यूज़ करेंगे। और ये सिरिंज जो होती थी ग्लास की होती थी, कांच की होती थी, ये पहले ज़माने में आती थी, अभी नहीं आती हैं, अब बहुत कम उपयोग होती हैं। पर एएनएम प्रशिक्षण में यह प्रक्रिया सिखाई जाती है कि इसको किस तरीके से साफ़ किया जाता है। तो देखिए स्टराइल कैसे करते हैं सिरिंज को, उसका जो पहला स्टेप होगा आपका, सबसे पहले उसको उबालना है। सबसे सरल और सबसे आसान तरीका है कि सिरिंज को आपको 20 मिनट तक उबालना है, उबलते हुए पानी में डालना है। सिरिंज और सुई को साबुन वाले पानी से फिर क्लीन करना है, रनिंग वाटर में साफ पानी से पूरी तरीके से उसे डुबो दें, उसको क्लीन कर लें ब्रश की हेल्प से। 20 मिनट तक उसे उबालें। उबालने के बाद साफ़ सूखे ढके बर्तन में उसे आपको रखना है, जिससे कि उसके ऊपर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन ना लग जाए या कोई भी उसमें उसकी स्टरलाइजेशन जो है वो ब्रेक डाउन ना हो जाए। तो ये विधि आपको करनी है, मतलब 20 मिनट तक उसको उबालना है, फिर उसको साफ पानी में साबुन से धोना है और उसको ढककर आपको उबालने के बाद में रखना है। इसके बाद देखिए ध्यान देने वाली बात है कि यह केवल कांच, गिलास या धातु मेटल उपकरणों के लिए उपयुक्त है। प्लास्टिक सिरिंज के लिए ये विधि नहीं अपनाई जाती है क्योंकि प्लास्टिक सिरिंज को अगर आप बॉयल करेंगे 20 मिनट तक तो वो मेल्ट हो जाएगी, वो इन्फेक्शन ख़त्म करने की बजाय इन्फेक्शन को क्रिएट कर देगी और आपको चोट भी पहुँचा सकती है। तो अगर आपकी सिरिंज कांच की है तभी आपको ये स्टरलाइजेशन वाला जो तरीका है वो यूज करना है, लेकिन अगर आपकी सिरिंज कांच की नहीं है, आपकी सिरिंज जो है वो प्लास्टिक की है, तब आपको यूज़ करके डायरेक्ट ही डिस्कार्ड कर देना है। इसके बाद देखिए ऑटोक्लेविंग मेथड, एक होता है ऑटोक्लेविंग मेथड। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले विश्वसनीय और वैज्ञानिक तरीका जो आपको अपनाना है, सिद्धांत भाप के द्वारा रोगाणुओं को नष्ट करना, जिसको हम स्टरलाइजेशन या ऑटोक्लेविंग कहते हैं। प्रक्रिया क्या है इसकी, सिरिंज और सुई को साफ पानी में धोना है, फिर ऑटोक्लेव मशीन में रखना है और 121 डिग्री सेल्सियस पर दाब बनाकर 15 पाउंड प्रति वर्ग इंच पर उसे 15 से 20 मिनट तक प्रेशर के द्वारा स्टराइल करना है। ठीक है, ठंडा होने के बाद सूखे व स्टराइल पैक में इसे डालना है और फिर उसको आप यूज कर सकते हैं। इसका क्या लाभ होता है, तो सभी सूक्ष्म जीव, बीजाणु और वायरस पूरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं। उपयुक्त कांच और धातु की सिरिंजों के लिए ये यूज़ होता है, मतलब अगर कोई सिरिंज आपकी धातु की बनी है, किसी मेटल की बनी है, तो उन्हीं सिरिंज के लिए हम ऑटोक्लेविंग विधि यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी प्रोसीजर के लिए हम प्लास्टिक चीज़ के लिए ऑटोक्लेविंग की विधि जो है वो यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसके बाद देखिए केमिकल स्टरलाइजेशन कैसे होता है, मतलब केमिकल तरीके से, रासायनिक तरीके से स्टरलाइजेशन कैसे होता है। तो जब ऑटोक्लेविंग उपलब्ध ना हो तब आप केमिकल तरीके से स्टरलाइजेशन भी कर सकते हैं। तो ये कैसे होता है, इसकी विधि है, सिरिंज को 2% ग्लूटाल्डिहाइड साइडक्स जो होता है उसमें आपको डिप करके रखना है या फिर 0.5% क्लोरीन घोल में 10 से 12 घंटे तक आपको डुबो कर रखना है। तो मतलब अगर आप केमिकल तरीके से सिरिंज को स्टराइल करना चाहते हैं तो उसमें आपको 2% ग्लूटाल्डिहाइड का एक सॉल्यूशन आता है मार्केट में, जिसे हम साइडेक्स भी कहते हैं, ये हॉस्पिटल में अवेलेबल होता है। और ब्लीच क्लोरीन घोल भी होता है, वो आपका 0.5% में बना हुआ होता है। तो इनमें से कोई भी एक रासायनिक पदार्थ आप ले सकते हैं और उसको 10 से 12 घंटे तक डुबोकर उसको डिप कर कर रख सकते हैं, फिर उबलते हुए पानी में उसे धोकर सुखा सकते हैं। और ये तरीका है केमिकल विधि द्वारा साफ़ करने का सिरिंज को और रीयूज़ करने का। सावधानियाँ इसमें क्या रखनी है, रासायनिक द्रव को प्रतिदिन बदलते रहें, दस्ताने पहनकर कार्य करें। भाई रासायनिक जो है द्रव है वो आपको भी हार्म कर सकता है, आपको भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। केमिकल अगर कोई भी वहाँ पे है तो उसमें आपको ग्लव्स पहन के ये काम करना है। और जो केमिकल है आपका एक बार स्टराइल करने के बाद में उसको हर बार चेंज करना है। सेम केमिकल से आप मल्टीपल टाइम्स को जो है वो क्लीन नहीं कर सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है।
इसके बाद देखिए उपयोग के बाद सिरिंज का निपटान कैसे करना है, डिस्पोजेबल आफ्टर यूज कैसे करना है। तो डिस्पोजेबल सिरिंज को दोबारा उपयोग नहीं करना है। प्रयोग के बाद सिरिंज और सुई को सेफ्टी बॉक्स में डालना है, जिससे कि उस सिरिंज से किसी थर्ड पर्सन को इन्फेक्शन ना लगे। जब प्रयोग के बाद सिरिंज को सुई को सेफ्टी बॉक्स में डाल दें। उसके बाद जब सेफ्टी बॉक्स भर जाए तो उसे निर्धारित प्रक्रिया द्वारा इंसिरेशन या निडल डिस्ट्रॉय के द्वारा नष्ट कर दें। ये प्रक्रिया आपको यहाँ पे अपनानी है। इसके बाद देखिए प्रिकॉशंस क्या होंगे, सावधानियाँ। कभी भी सुई को दोबारा कैप ना लगाएं, ये आपको प्रिकॉशन लेना है, क्योंकि अगर आप किसी भी सुई को दोबारा कैप लगाएंगे तो वो निडल आपको प्रिक होने के चांसेस रहेंगे। नसबंदी से पहले सिरिंज को साबुन पानी से पूरी तरह से अच्छे से साफ़ कर लें। स्टेराइल सिरिंज को उपयोग से पहले नंगे हाथों से ना छुएं। स्टेराइल सिरिंज को सूखे बंद धूल रहित कंटेनर में ना रखें। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपको प्रिकॉशन लेने हैं। किसी भी निडल या सुई को डिस्कार्ड करने के टाइम पे आपको ये सारे प्रिकॉशन लेने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसके बाद देखिए इसकी निष्कर्ष क्या है, इसका कंक्लूजन क्या है, समरी क्या है। तो आज के समय में डिस्पोजेबल सिरिंज का उपयोग सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, जिससे नसबंदी कहती या स्टरलाइजेशन की आवश्यकता नहीं रहती है और संक्रमण का खतरा समाप्त हो जाता है। लेकिन जहां पुनः प्रयोग योग्य सिरिंजें उपयोग होती हैं, वहां ऑटोक्लेव विधि सबसे विश्वसनीय और वैज्ञानिक तरीका माना जाता है। सुरक्षित इंजेक्शन और सही नसबंदी स्टरलाइजेशन ही संक्रमण रहित टीकाकरण की कुंजी होती है। मतलब आप जो मेडिसिन अंदर लगा रहे हैं उसके जो आर्टिकल है, उसके जो इक्विपमेंट्स हैं, वो अगर साफ़, क्लीन और स्टेराइल होंगे, इन्फेक्शन फ्री होंगे, तो मरीज़ को हम किसी भी प्रकार के दूसरे इन्फेक्शन से आराम से बचा सकते हैं। और जो इंजेक्शन लगा रहा है, जो आपका केयर गिवर है, उसको भी हम किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं, सब्सक्राइब कर दें एंड लाइक कर दें। थैंक यू सो मच।